नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में बात करेंगे भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा संरचना निर्माण के क्षेत्र में किए जा रहे नैनो टेक्नोलॉजी प्रयोग की। बताएंगे क्या है सदियों पुरानी तकनीक जो आज भी पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर बना रही है। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। देश में सुपर कंप्यूटिंग प्रणाली विकास में आएगी तेजी। सीडैक ने देश के प्रमुख शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। ब्लैक होल इवेंट हॉराइजन की एक विशिष्ट पहचान की खोज। भारतीय वैज्ञानिकों के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने हासिल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। संरचना निर्माण में प्रयोग होगी स्वदेशी नैनो सीमेंट। भारतीय शोधकर्ताओं ने 3 शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से विकसित की उच्च ताकत वाली सीमेंट। और आज भी प्रासंगिक है सदियों पुरानी घराट तकनीक। आटा पीसने के लिए जलधारा के उपयोग का ये तरीका ही बना होगा पन बिजली उत्पादन का आधार। भारत अब सुपर कंप्यूटर प्रणाली का तेजी से विकास करने पर जोर दे रहा है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक ने देश के प्रमुख संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों के तहत ये संस्थान देश में सुपर कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे के विनिर्माण और स्थापना को बढ़ावा देंगे। कार्यक्रम पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। पूरी दुनिया में तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकी विकास में सुपर कंप्यूटिंग एक महत्वपूर्ण अंग है और कंप्यूटेशनल जीव विज्ञान, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स, राष्ट्रीय सुरक्षा, कंप्यूटेशनल रसायन विज्ञान, साइबर फिजिकल सिस्टम्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, सरकारी सूचना प्रणालियों जैसे अनेक जरूरी क्षेत्रों की कुंजी बन चुका है। हालांकि भारत एक लंबे समय से इस दिशा में प्रगति कर रहा है, लेकिन वक्त की जरूरत को देखते हुए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 12 अक्टूबर को एक वर्चुअल समारोह आयोजित किया, जिसमें मंत्रालय के अधीन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडैक ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत देश के प्रमुख शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ 13 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों के तहत संस्थान देश में सुपर कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए स्वदेशी असेंबलिंग और विनिर्माण में भागीदारी बनेंगे और कम लागत पर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सीडैक और राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु संयुक्त रूप से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का संचालन कर रहे हैं, जिसमें अब देश के लगभग सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों सहित NIT जैसे संस्थान भी सहयोग करेंगे। इस मिशन में 70 से अधिक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधाओं वाली एक व्यापक सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित किया जाएगा, जिसके द्वारा राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को सशक्त कर सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन का विकास तेज किया जाएगा। यह परम संगणक जो सुपर कंप्यूटर है वो एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर है और यह जिन शोधकर्ताओं की सुपर कंप्यूटिंग की जो आवश्यकता है उनके शोध के लिए उसमें बड़ा सहायक होगा। न कि सिर्फ IIT कानपुर के शोधकर्ताओं और यहाँ के फैकल्टी और छात्रों के लिए, बल्कि भारत के अन्य विभिन्न संस्थानों के छात्र भी इस फैसिलिटी का उपयोग कर सकेंगे। सुपर कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन शिक्षण से सुसज्जित ये एक अत्याधुनिक उपकरण है। इसके विकास से लोगों को सशक्त बनाने, देश को भविष्य के लिए तैयार करने और आने वाली चुनौतियों से निपटने में सहायता मिलेगी। सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ये प्रयास आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को और मजबूत करेगा। हालांकि खगोलविदों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड में कई ब्लैक होल हैं,
फिर भी उनके अस्तित्व का निश्चित प्रमाण प्रदान करना बेहद मुश्किल माना जाता है और ये आधुनिक भौतिकी की एक जटिल समस्या है। अब एक दिलचस्प विकास में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई के खगोलविदों के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने ब्लैक होल इवेंट होराइजन की एक विशिष्ट पहचान खोजी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये स्टेलर मास ब्लैक होल से जुड़ी अब तक की सबसे महत्वपूर्ण और स्थिर पहचान कही जा सकती है। एक रिपोर्ट। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। इसलिए यदि कोई ब्लैक होल से बचना चाहता है तो उसे प्रकाश की गति से तेज यात्रा करनी पड़ेगी। हालांकि हो सकता है ये गति भी काफी ना हो। सैद्धांतिक रूप से ब्लैक होल की एक सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं और एक अत्यंत सघन केंद्र जिसे सिंगुलैरिटी या विलक्षणता कहा जाता है। वैज्ञानिक इसकी उपस्थिति का अनुमान इसके आसपास घूम रही वस्तुओं के व्यवहार को देखकर लगाते हैं जो इसमें गिरती हैं। ब्लैक होल के द्रव्यमान के आधार पर इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। हालांकि इनमें लघु या मिनिएचर ब्लैक होल जो एक परमाणु कण के आकार में माउंट एवरेस्ट जितने द्रव्यमान वाला होता है पूरी तरह सैद्धांतिक है। ब्लैक होल के अन्य प्रकार हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल। इनका द्रव्यमान लगभग 10 लाख से लेकर अरबों सूर्यों के द्रव्यमान के बराबर हो सकता है। अध्ययनों के अनुसार इस तरह के ब्लैक होल ज्यादातर आकाश गंगाओं के केंद्र में मौजूद हैं। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के माध्यम से वैज्ञानिकों ने इसी प्रकार के ब्लैक होल को देखा था। हालांकि इसकी जानकारी नहीं है कि ये ब्लैक होल बनते कैसे हैं, पर अनुमान है कि इनके बनने में आकाश गंगाओं का हाथ हो सकता है। अंतर मध्यस्थ ब्लैक होल, इनका द्रव्यमान लगभग 100 से 1000 सूर्यों के द्रव्यमान के बराबर होता है। माना जाता है कि ये तारे या ब्लैक होल के टकराने से बनते हैं। तारकीय द्रव्यमान ब्लैक होल जो सबसे आम हैं। नासा के अनुसार इन ब्लैक होल्स का द्रव्यमान 3 से 10 सूर्यों के द्रव्यमान के बीच होता है और ये तब बनते हैं जब हमारे सूर्य से 10 से 20 गुना अधिक भारी कोई तारा अपने अंत पर पहुंचता है। When the fuel of a star is entirely or mostly burned, then the core of the star collapses. जब किसी तारे का ईंधन पूरी तरह या ज्यादातर जल जाता है तो तारे का कोर अपने वजन के चलते ढह जाता है और सुपरनोवा कहलाने वाले एक विस्फोट से बाकी तारा खत्म हो जाता है। कोर के द्रव्यमान या कोर के अंदर कितना पदार्थ है इस पर निर्भर करते हुए या तो एक ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। How much material is inside the core? So if there is more material, nothing can stop it. यदि अधिक पदार्थ है तो ये एक ब्लैक होल बन जाता है। तथाकथित विलक्षणता बन जाती है। अंतरिक्ष समय इसके चारों ओर लिपट जाता है और ये अदृश्य हो जाता है। न्यूट्रॉन तारे के मामले में कोर द्रव्यमान इतना अधिक नहीं होता, इसीलिए ये अधपतन कहे जाने वाले दबाव के चलते रुक जाता है। ये तब भी बहुत घनत्व वाला रहता है। उदाहरण के लिए न्यूट्रॉन तारे के पदार्थ का एक कप संभवतः माउंट एवरेस्ट के वजन से ज्यादा हो जाए। It is still extremely dense. For example, a cup of neutron star matter would outweigh possibly the Mount Everest. तारकीय द्रव्यमान ब्लैक होल सुपरमैसिव ब्लैक होल की तुलना में ये ब्लैक होल अपने आसपास के स्पेस टाइम को ज्यादा शक्तिशाली ढंग से मोड़ते हैं। इसलिए ब्रह्मांड के कुछ चरम पहलुओं की जांच करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। लेकिन पहले हमें इनकी पहचान करनी होगी, जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों से की जा सकती है, पर ये बहुत क्षणिक होती हैं। इन ब्लैक होल की पहचान तब भी की जा सकती है जब वो साथ के तारे से सामग्री ग्रहण करते हैं और सक्षम टेलीस्कोप द्वारा देखते वक्त एक्सरेज में चमकते हैं। पर एक न्यूट्रॉन स्टार भी जो ब्लैक होल के विपरीत कठोर सतह वाला होता है, लेकिन द्रव्यमान और आकार में तारकीय द्रव्यमान यानी स्टेलर मास ब्लैक होल से मिलता जुलता है। इसी तरह साथी तारे से पदार्थ को एकत्रित करते समय एक्सरेज में चमक सकता है।
इसलिए न्यूट्रॉन तारों और इन ब्लैक होल के बीच भेद करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक सेवा मुक्त खगोल विज्ञान उपग्रह रॉसी एक्सरे टाइमिंग एक्सप्लोरर द्वारा जमा किए गए एक्सरे डेटा का अध्ययन किया। वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन के बिखरने के कारण प्रकाश के स्पेक्ट्रम में परिवर्तन का अध्ययन करके ये पता लगाया कि एक ठोस सतह की कमी का देखे गए एक्सरे उत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है। We studied a number of sources, number of such X-ray sources, which could be either neutron stars or black holes, and we had a very good idea. हमने बहुत सारे एक्सरे सोर्सेज का अध्ययन किया जो या तो न्यूट्रॉन स्टार हो सकते थे या फिर ब्लैक होल। हमें यह अनुमान था कि कौन से ब्लैक होल कैंडिडेट हैं और कौन से न्यूट्रॉन स्टार हो सकते हैं। फिर हमने इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के तापमान के साथ कुछ और मापदंडों का अध्ययन किया जिनसे हम पूरी तरह से इन दोनों में भेद कर पाए। और ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि ब्लैक होल में ठोस सतह नहीं होती और इस विशेषता का एक्सरे पर जो प्रभाव पड़ता है वो हम सैटेलाइट से लिए हुए डेटा में देख पाए। And this lack of hard surface, therefore, we could easily identify from the measured X-rays which are observed with one particular satellite in our work. वैज्ञानिकों के अनुसार उनके अध्ययन ने तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल की सबसे बेहतर पहचान की तरफ इशारा किया है और उनका ये अध्ययन रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मंथली नोटिस में प्रकाशित हो चुका है। ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द वापस लौटते हैं। बौद्ध वृक्ष गया स्थित प्राचीन महाबोधि मंदिर के आंगन में लगा करीब 120 साल पुराना पेड़ बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक। कहते हैं इसी जगह महात्मा बुद्ध ने की थी तपस्या और जिस पीपल के नीचे बुद्ध को मिला था ज्ञान, ये बौद्ध वृक्ष है उसी की संतान। ज्ञान विज्ञान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चिकित्सा, भौतिकी और रसायन विज्ञान के हर क्षेत्र में आज नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये विधा हर सामग्री के विकास में कारगर साबित हो रही है। इसी कड़ी में अब भारतीय शोधकर्ताओं ने संरचना निर्माण के क्षेत्र में भी नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नैनो सीमेंट विकसित की है। ये सीमेंट आम सीमेंट से कई गुना ज्यादा मजबूती प्रदान करेगी। देश के 3 शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से तैयार नैनो सीमेंट को हाल ही में भारतीय पेटेंट भी मिल गया है। एक रिपोर्ट। किसी भी निर्माण की मजबूती का आधार उसमें इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री होती है, जिनका एक महत्वपूर्ण अंग है सीमेंट। सीमेंट बाइंडर का काम करते हुए कंक्रीट का निर्माण करती है। ये जुड़ाव जितना मजबूत होगा, निर्माण भी उतना ही सुरक्षित और टिकाऊ होगा। इसीलिए वैज्ञानिक सीमेंट की गुणवत्ता को बढ़ाने पर लगातार काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत इंजीनियर इबादुर रहमान ने छात्र रहते हुए साल 2012 में नैनो सीमेंट के विकास पर काम शुरू किया और इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ और प्रोफेसर अमीर आजम के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाया। 2 साल के प्रयासों के बाद इस टीम को 2014 में उच्च ताकत वाली नैनो सीमेंट विकसित करने में सफलता मिल गई, जिसे इसी साल भारत सरकार द्वारा पेटेंट भी मिल गया है। The purpose of this invention was to bring nanotechnology with
construction इस खोज का उद्देश्य नैनो टेक्नोलॉजी का निर्माण, तकनीक में उपयोग और नैनो कंपोजिट आधारित नैनो सीमेंट का अध्ययन करना था, so that we can ताकि हम उच्च ताकत वाले नैनो कंपोजिट या कंक्रीट पा सकें। concrete having high strength। आम सीमेंट माइक्रो आकार की होती है, उसे नैनो आकार में लाना आसान नहीं था। सीमेंट के सूक्ष्म कणों की ग्राइंडिंग के लिए आईआईटी कानपुर की प्रयोगशालाओं का सहयोग लिया गया। सामान्य आकार की सीमेंट मैट्रिक्स, सिलिका फ्यूम, नैनो सिलिका फ्यूम, फ्लाई ऐश और नैनो फ्लाई ऐश के योगात्मक घटकों के प्रभाव का भी अध्ययन किया गया और फिर उन कणों को नैनो यानी अति सूक्ष्म आकार में बदला गया। कई अन्य पदार्थों का इस्तेमाल कर इन घटकों से नैनो कंपोजिट तैयार किया गया, जो सामान्य सीमेंट से कई गुना ज्यादा मजबूत है। दो तरह की ग्राइंडिंग होती है, ड्राई ग्राइंडिंग और वेट ग्राइंडिंग। ड्राई ग्राइंडिंग जब कर रहे थे तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि पार्टिकल साइज रिड्यूस होता था और फिर से वापस जुड़ने लगता था। इसको एग्लोमरेशन भी कहलाता है फिजिक्स के वर्ड्स में। तो जब ये फिर से जुड़ जाता था तो फिर हमें प्रॉब्लम आई कि नैनो तो लेवल पहुंच ही नहीं पा रहा। तो हमने डिस्कशन किया कि एक वेट ग्राइंडिंग हम प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, कि हम लोग कोई ऐसा सॉल्वेंट ढूंढें जो आपकी सीमेंट को स्टिक ना करे, चिपकाए नहीं ग्राइंडिंग के दौरान। तो हमने कुछ केमिकल्स उस वक्त हमने यूज़ किए और हमने फाइनली उसको नैनो सीमेंट में यूज़ किया। फिर हमने उसके क्यूब्स बनाए और हमने फाइनली अपनी टेस्टिंग मशीन में टेस्ट किए, जिसके रिजल्ट्स कई गुने बहुत स्ट्रॉन्ग आए और बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आए। उच्च ताकत वाली नैनो सीमेंट से न सिर्फ निर्माण ज्यादा मजबूत होंगे, बल्कि निर्माण सामग्री के भार में भी कमी आएगी। ये तकनीक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, एयरपोर्ट, पुल और ज्यादा ऊंचाई वाली इमारतों को बनाने में अधिक उपयोगी साबित हो सकती है। ये भारत सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना में भी काफी मददगार साबित होगी। नैनो संशोधित सीमेंट आधारित सामग्रियों का विकास हमारी जांच का मुख्य उद्देश्य है। इन नैनो संशोधित सीमेंट आधारित सामग्रियों का उपयोग ऐसे स्ट्रक्चर्स में पूरे आत्मविश्वास के साथ किया जा सकता है जहां उच्च शक्ति और उच्च प्रदर्शन प्रमुख उद्देश्य हैं। नैनो सीमेंट के प्रयोगात्मक स्तर पर सफल होने के बाद अब उसकी गुणवत्ता और बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। साथ ही सीमेंट उद्योग का अध्ययन किया जा रहा है ताकि इसे बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए तैयार किया जा सके। हालांकि विदेशों में पहले से इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित इस नैनो सीमेंट के बाजार में आने के बाद भारतीय निर्माण क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आएगा। आज भी ऐसी कई प्राचीन तकनीक हैं जो हमारी परंपराओं में शामिल हो गई और सदियों में हुए मानव विकास की कहानी बयां करती है। इन तकनीकों से पता चलता है कि किस तरह वक्त के साथ मानव ने अलग अलग आविष्कार करके अपनी जरूरतों को पूरा किया। ऐसी ही एक सदियों पुरानी तकनीक है घराट या पंचक्की। बिना मोटर के आटा पीसने और अब कई जगह पर बिजली बनाने के लिए प्रयोग हो रही ये तकनीक आज भी आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है। एक रिपोर्ट। पर्वतीय क्षेत्र की अपनी मुश्किलें और आसानियां हैं। ढलानदार बनावट के चलते यहाँ बसाहट से लेकर बुनियादी सुविधाओं का निर्माण मैदानी इलाकों से मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ प्रकृति हमेशा मेहरबान रही है। हरियाली से लेकर पर्वतीय जलधाराएं यहाँ के निवासियों के साथ साथ मैदानी इलाकों की जरूरत को भी पूरा करती हैं। ये हिमाचल प्रदेश का मंडी इलाका है, जहाँ आधुनिक विकास और प्राचीन ज्ञान एक साथ देखने को मिल जाता है। जिन जलधाराओं को रोककर नवीन तकनीक से पनबिजली प्लांट बनाए गए हैं, उन्हीं जलधाराओं का यहाँ के लोग पुरानी घराट चलाने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। घराट एक पुरानी तकनीक है जिसमें बिना बिजली या मोटर के आटा पीसने की चक्की चलाई जाती है, जिसे पंचक्की भी कह सकते हैं। शायद बाद में इसी तकनीक को विकसित और व्यवस्थित कर जल विद्युत उत्पादन का आविष्कार हुआ होगा।
घराट या पंचक्की का बहुत आसान सा विज्ञान है। इसके लिए पहाड़ी इलाकों में जलधारा के नजदीक एक कमरा बनाया जाता है, जिसके अंदर पारंपरिक चक्की की तरह 2 पत्थर लगाए जाते हैं। इनमें निचला पत्थर स्थायी होता है और ऊपरी पत्थर एक शाफ्ट से जुड़ा रहता है। इस शाफ्ट में नीचे की तरफ एक टरबाइन की तरह पंख होते हैं। शाफ्ट या टरबाइन घूमने पर पत्थर घूमता है। पहाड़ियों से निकलने वाली जलधारा को नालियों और परनालों द्वारा पतली धार में ऊंचाई से नीचे लाया जाता है। ये धारा जब तेजी के साथ टरबाइन के पंखों से टकराती है तो पत्थर घूमने लगता है, जिसमें अनाज डालकर पीसा जा सकता है। चक्की में आने से पहले परनाले पर एक रुकावट भी लगाई जाती है, जिसे बंद करने पर पानी की धार रुक जाती है और चक्की भी रुक जाती है। इस तरह इसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक चलाया और रोका जा सकता है। सदियों से इस तकनीक का इस्तेमाल होता रहा है, जो अब बिजली की उपलब्धता और अन्य साधनों के आने से लगभग विलुप्त होती जा रही है। हालांकि कुछ पहाड़ी इलाकों में इसी तकनीक से स्थानीय बिजली भी बनाई जा रही है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, अभी वापस लौटते हैं। ऐतिहासिक शहर हैदराबाद और हैदराबाद में मौजूद मशहूर चार मीनार। सदियों से हैदराबाद की पहचान रही चार मीनार को 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। इस इमारत में 4 विशाल मीनारें हैं। ये मीनारें एक मेहराब से जुड़ी हुई हैं। ये मेहराबें मीनार को सहारा भी देती हैं। चार मीनार की खूबसूरती को देखने के लिए देश विदेश से आते हैं हर साल हजारों पर्यटक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान, और अब आखिर में देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियां हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। 15 अक्टूबर को देश के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दिवस मनाया गया। मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर कलाम के योगदान को देखते हुए साल 2010 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिन को विश्व छात्र दिवस का नाम दिया और तब से भारत सहित पूरे विश्व में हर साल ये दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। अपने कार्यकाल में उन्होंने एक एरोस्पेस वैज्ञानिक के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वदेशी मिसाइल विकास को आगे बढ़ाया। डॉक्टर कलाम ने अग्नि और पृथ्वी जैसी गाइडेड मिसाइलों का विकास कर देश को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। वो 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। विख्यात वैज्ञानिक, थिंकर, फिलोसोफर और टीचर के रूप में पहचाने जाने वाले डॉक्टर कलाम को देश के प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया और आज भी वो शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थानों, छात्रों तथा शोधकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा बने हुए हैं। पृथ्वी की प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों को हल करने वाले स्केलेबल समाधानों को प्रोत्साहित करने के प्रयास में ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने एक नया वैश्विक पर्यावरण पुरस्कार शुरू करने के लिए $65 मिलियन देने की घोषणा की है। इस पुरस्कार को अर्थशॉट कहा जाएगा। 2021 में शुरू होने वाला अर्थशॉट पुरस्कार प्रकृति संरक्षण, पुनर्स्थापन, हवा की सफाई, महासागरों को पुनर्जीवित करना, अपशिष्ट मुक्त वातावरण का निर्माण और जलवायु ठीक करने के क्षेत्र में योगदान को लेकर किन्हीं 5 व्यक्तियों, समूहों या संगठनों को दिया जाएगा। इनमें से प्रत्येक विजेता को £1 मिलियन दिए जाएंगे। इस पुरस्कार का उद्देश्य साल 2030 तक
उपरोक्त 5 प्रमुख क्षेत्रों की समस्याओं के लिए कम से कम 50 समाधान उपलब्ध कराना है। पुरस्कार के लिए इसी साल नवंबर से नामांकन आमंत्रित किए जाएंगे और 2021 की शरद ऋतु में लंदन में पहला पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके बाद हर साल अलग अलग शहरों में ये आयोजन होगा। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने KPIT टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल लैस कार का प्रदर्शन किया। इस कार की तकनीक CSIR की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे द्वारा विकसित फ्यूल सेल स्टैक पर आधारित है। यह ईंधन सेल कम तापमान वाले PEM प्रकार का ईंधन सेल है जो 65 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर परिचालित होता है और इसीलिए ये वाहनों में इस्तेमाल के लिए उपयुक्त है। KPIT ने स्टैक इंजीनियरिंग में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग किया है। इस तकनीक से न सिर्फ जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कम होगा बल्कि हानिकारक ग्रीन हाउस गैस सहित अन्य वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन में कमी आएगी और दुनिया को एक स्वच्छ जगह बनाने में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार SARS-CoV-2 ठंडे और अंधेरे वातावरण में लंबे समय तक संक्रामक रह सकता है। इस शोध के दौरान सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश के प्रभाव को दूर करने के लिए सभी प्रयोग अंधेरे में किए गए। अध्ययन में देखा गया कि ये वायरस करेंसी नोट्स, मोबाइल के ग्लास कवर और स्टेनलेस स्टील जैसी चिकनी सतहों पर 28 दिनों तक सक्रिय रहा, जबकि इन्फ्लुएंजा ए वायरस इसी स्थिति में 17 दिनों तक जीवित रहा। अध्ययन में यह भी पता चला कि तापमान कम होने के साथ वायरस के जीवित रहने की क्षमता में वृद्धि हुई है। जहां ये अध्ययन सैनिटाइजिंग के महत्व की पुष्टि करता है, वहीं भारत जैसे देशों के लिए एक संकेत भी है कि सर्दियों के महीने में कम तापमान और धूप की कमी के चलते वायरस अधिक संक्रामक हो सकता है। यह अध्ययन वायरोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुआ था। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में संदिग्ध कोरोना वायरस के पुनः संक्रमण के अब तक 3 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 2 मुंबई में और 1 को अहमदाबाद में चिन्हित किया गया है। क्योंकि वैश्विक स्तर पर पुनः संक्रमण की परिभाषा अभी भी बहुत स्पष्ट नहीं है, इसीलिए ICMR ने फिलहाल 100 दिन बाद पुनः संक्रमण की संभावना जताई है। ये निर्णय उन अध्ययनों पर आधारित है जिनमें SARS-CoV-2 के एंटीबॉडी 4 महीने तक सक्रिय रहने की बात कही गई है। हालांकि पुनः संक्रमण को पूरी तरह समझने के लिए ICMR ने एक अध्ययन शुरू किया है, जिसके परिणाम कुछ हफ्ते में साझा किए जाएंगे। इसी के साथ ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में इतना ही। कार्यक्रम के बारे में अपने फीडबैक और सुझाव आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।